चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 के ऊपर। अभी हम बात करेंगे मंडी अधिनियम के ऊपर। लगातार अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं और ऐसा लग रहा होगा कि 2-3 दिन का समय है, नहीं हो पाएगा एंड व्हाटएवर। तो ध्यान रखिएगा, यही टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आराम से पॉसिबल है और ये 2-3 दिन जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। प्रेशर नहीं लेना है। अध्याय 4 का जो सब्जेक्ट है, इसका जो विषय है, इसके ऊपर हम देखें तो ये है आपका मंडी समिति के कामकाज का संचालन। पिछली क्लास में हमने मंडी समिति के गठन वगैरह का जितना प्रोसेस है, उसका जो आरक्षण वगैरह है, ये सब पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। अब मंडी समिति का गठन हो गया तो उनका कामकाज क्या होगा, वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे धारा 15। धारा 15 का विषय क्या है? मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गढ़पूर्ति। मंडी समिति का जो गठन होगा वो अपना सम्मेलन और उसकी गणपूर्ति, मतलब कि सम्मेलन मतलब बैठक कब करेंगे और उस बैठक में गणपूर्ति कितनी होगी, ये धारा 15 में बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि विहित की जाए, किसके द्वारा? मंडी समिति के द्वारा। तो सम्मेलन के बारे में और आपका गढ़पूर्ति के बारे में निर्णय कौन लेगा? तो वो मंडी समिति ही लेगा। इसको लेकर के कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जैसा कि पंचायती राज अधिनियम वगैरह में है। ये धारा 15 है, आराम से याद रहेगा। धारा 16, अध्यक्ष मंडी समिति के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। तो समझिएगा, जो भी मंडी समिति का सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो उस स्थिति में समिति के जो अन्य सदस्य हैं वो अपने बीच में से ही किसी को उस दिन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उसका चुनाव करेंगे। ठीक है, तो सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों में से किसी को समिति द्वारा ही उस दिन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जाएगा। ये आपका धारा 16 हुआ। धारा 15 में क्या है? तो सम्मेलन और गढ़पूर्ति है। धारा 16 में अध्यक्षता के बारे में बताया गया है। फिर धारा 17 की हम बात करें तो मंडी समिति की शक्तियां एवं कार्य। धारा 17 बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्लियर रखना होगा। मंडी समिति के कार्य और उसकी शक्तियां, कर्तव्य और उसकी शक्तियां, ये धारा 17 में बताया गया है। ठीक है, मंडी समिति का। तो देखिए कौन कौन सा कार्य है। अब प्रश्न बनता है कि क्या शामिल नहीं है, क्या नहीं, क्या शामिल है, या कौन कौन से कार्य मंडी समिति द्वारा किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम मंडी समिति के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मंडी समिति का कर्तव्य क्या क्या है? तो पहले तो यह है कि जो मंडी अधिनियम है ना भाई, उसमें जो भी नियम और उपविधियां बनाई गई है उसके उपबंधों को मंडी क्षेत्र में कार्यान्वित करे। सबसे पहला कार्य मंडी समिति का क्या है? जो भी नियम और उपविधियां हैं उसके उपबंधों को मंडी क्षेत्र में कार्यान्वित करे, ये पहला कार्य है। फिर अधिसूचित कृषि उपज का विपणन करने के लिए उसकी सुविधा, उसके लिए सुविधाएं दें, उसके लिए प्रबंध करें। ठीक है, और जो भी प्रबंध वगैरह करना है, प्रबंध संचालक को समय समय पर इसके लिए प्रबंध संचालक द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा उसके निर्देशानुसार कृषि उपज के विपणन का व्यवस्था करें। ठीक है, और भी सारे कार्य मंडी के अधीक्षण का, संचालन का, नियंत्रण का, अधिसूचित कृषि उपज का मंडी क्षेत्र में किसी स्थान पर विपणन करने का, विनिमय करने के लिए जो भी विषय हैं, जो भी प्रयोजन है, उसके लिए जो भी कार्य करना होगा वो मंडी समिति द्वारा किया जाएगा। कृषि उपज का उत्पादन, विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, कीमत में नियंत्रण, कीमत का प्रभावी होना और संचालन के संबंध में सारी जानकारी संग्रहित करना, ये भी मंडी समिति का कर्तव्य है, कार्य है। माल में अपमिश्रण को रोकने के लिए और उसकी श्रेष्ठता और उसकी मानकीकरण को व्यवस्थित रखने के लिए, उसको प्रवर्तित करने के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही करना होगा वो मंडी समिति द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी कार्य हुए क्या? अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए। फिर देखिएगा, मंडी में स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। तो इसके लिए
व्यापारी अपनी सामर्थ्य से परे कृषि उपज का क्रय ना करें, उपज का व्यय ना करें या विक्रेताओं को जोखिम में ना रखें। ठीक है, तो इसका नियंत्रण एवं संचालन जो है वो मंडी समिति द्वारा किया जाएगा। क्रेताओं को हैसियत के अनुसार नगद या बैंक गारंटी के रूप में आवश्यक प्रतिभूति प्राप्त करें। प्रतिभूति प्राप्त करने के पश्चात ही अनुज्ञप्ति मंजूर करे। तो जिस भी व्यापारी को अनुज्ञप्ति वगैरह मतलब टेंडर वगैरह मिलता है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो टेंडर लेने के एवज में एक प्रतिभूति देनी होती है, एक जमा राशि देनी होती है। ठीक है, तो उसका निर्धारण करे, वो संग्रहण करे और फीस है, अन्य प्रभार वगैरह से जहां से भी धन वगैरह आता है, ठीक है, तो जिसे प्राप्त करने के लिए मंडी समिति प्राधिकृत है, वो उन धनों का संग्रहण करेगी, उसकी वसूली करेगी। ठीक है, जिम्मेदारी के तौर पर। और इसके अलावा मंडी समिति जो है अपने अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियों और किए गए भुगतान पर भी अंकुश बनाए रखेगा। मतलब कि मंडी समिति के द्वारा मंडी निधि जो होगी तो धन की प्राप्ति और व्यय दोनों पर संतुलन और अंकुश जो है वो भी बनाए रखना है ना, ये भी आवश्यक है। ये भी कार्य मंडी समिति द्वारा किया जाएगा। मंडी समिति की निधि पर भारित किए जा सकने वाले समस्त कार्यों का समुचित निष्पादन ये भी किया जाएगा। और इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम तथा उसके अधीन जो भी नियम तथा जारी की गई अधिसूचना वगैरह है, ठीक है, तो उसकी एक प्रति निशुल्क निरीक्षण के लिए कार्यालय में हमेशा मंडी समिति उपलब्ध कराएगा। और किसी भी प्रकार का पशु रोग वगैरह फैलने से रोकने के लिए जो भी निवारक कार्य है, जो भी रोकथाम है, वो मंडी समिति द्वारा किया जाएगा। तो ये मंडी समिति के कर्तव्य हुए। फिर देखिएगा उप समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन। धारा 18 शक्तियों का प्रत्यायोजन का मतलब क्या हुआ? जो मंडी समिति है वो अपनी कुछ शक्तियों को प्रत्यावर्तित करेगी, किसके लिए? उप समिति के पास। समस्त शक्तियों को नहीं, कुछ शक्तियों को। ठीक है, तो कुछ शक्तियों को, उप समितियों को भी मंडी समिति दे सकती है। एक मंडी समिति के अंतर्गत कई उप समितियां हो सकती है। ठीक है, ये धारा 18 में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उप समितियों की नियुक्ति या गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा? तो प्रश्न का उत्तर होगा धारा 18। ठीक है, अब देखिएगा जो भी नियम होंगे उसके अधीन रहते हुए मंडी समिति अपने कार्य या कर्तव्य का पालन करने के लिए या किसी विषय में रिपोर्ट देने के लिए उप समितियां नियुक्त कर सकेगी। इन उप समितियों में एक से अधिक सदस्य होंगे। ठीक है, और किसी भी ऐसी उप समिति को अपनी शक्तियों में से जो भी शक्तियां प्रत्यायोजित करनी आवश्यक है, ऐसी शक्तियों को मंडी समिति प्रत्यायोजित कर सकती है। तो उप समितियों का गठन करने का अधिकार है धारा 18 के अंतर्गत, जिसमें एक से अधिक सदस्य होंगे। धारा 18 का बाद में संशोधन द्वारा जुड़ा है। मंडी समितियों द्वारा किया गया कार्य अविधि मान्य नहीं होगा। किस आधार पर? तो मंडी समिति का गठन हुआ, उसमें सदस्य वगैरह का चुनाव हुआ, फिर मंडी समिति का गठन हुआ। अब यदि सदस्य के चुनाव को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह स्थापित है या उसके निर्वाचन को लेकर के कोई वाद विवाद है, और ऐसी स्थिति में मंडी समिति का गठन होता है और उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, किसके द्वारा? मंडी समिति के द्वारा, न कि व्यक्तिगत तौर पर। तो मंडी समिति के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसको अविधि मान्य नहीं माना जाएगा। मतलब कि सदस्य के निर्वाचन के विवाद या प्रश्न चिन्ह या किसी तरह की कोई समस्या की स्थिति के आधार पर मंडी समिति द्वारा किए गए कार्य को अविधि मान्य नहीं ठहराया जाएगा, इलीगल नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है धारा 18 क में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मंडी समिति के उद्ग्रहण, मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति है धारा 19। तो मंडी समिति जो है फीस की वसूली, जो भी मंडी फीस वगैरह की वसूली है उसका निर्धारण है वो किस धारा के अंतर्गत करती है या कर सकती है? तो वो होगा धारा 19। धारा 19 ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से हैं या राज्य के बाहर से हैं, कहीं भी मंडी क्षेत्र में लाई गई हो, तो उसके विक्रय पर क्या मंडी समिति जो है फीस का निर्धारण कर सकती है। तो फीस के बारे में ये बताया गया है कि जो भी 100 रुपये के न्यूनतम
50 पैसे से की दर से अधिकतम 2 रुपए तक, है ना। मतलब कि अधिनियम में जो फीस के निर्धारण की बात कही गई है, तो मंडी समिति जो है किसी भी 100 रुपए के 25 पैसे से 2 रुपये तक का जो भी शुल्क है या फीस है उसका निर्धारण मंडी समिति द्वारा किया जा सकता है। और ये जो भी फीस होगा, ठीक है, वो मंडी समिति को देय होगा। उस पे जो भी व्यापारी है, जो भी अनुज्ञप्ति धारक हैं, जो भी विक्रेता है, जो भी क्रेता वगैरह हैं, ये सभी जो है उस फीस का वहन करेंगे। और जो विक्रेता होगा, जो बेचने वाला होगा, है ना भाई, तो जो किसान है जो अपना कृषि उपज मंडी में बेच रहा है, तो इस फीस की वसूली उस कृषक से नहीं की जाएगी, ऐसा अधिनियम में बताया गया है। ठीक है, तो ये फीस की जो वसूली है वो विक्रेता से नहीं की जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये बताया गया है। और शुल्क के निर्धारण को लेकर के मंडी समिति को अधिकार दिए गए हैं। अलग अलग प्रकार से जहां पर भी आवश्यक हो वो और भी शुल्क जो है आरोपित कर सकती है, अध्यारोपित कर सकती है। जैसे मंडी प्रांगण में ही कोई कार्य वगैरह हो रहा है, उसके लिए भी वो शुल्क वगैरह का अधिग्रहण कर सकती है, शुल्क ले सकती है, शुल्क का उद्ग्रहण कर सकती है। धारा 19 का मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मंडी फीस है वो जब 14 दिन के भीतर देना होगा, है ना। जो भी मंडी फीस है वो पहले स्टेज में 14 दिन के भीतर देना होगा। यदि 14 दिन के भीतर नहीं देते हैं, ठीक है, 14 दिन के भीतर मंडी फीस नहीं अदा करते हैं, तो फिर 24% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से ब्याज के भुगतान के साथ मंडी फीस देना होगा। ठीक है, यदि मंडी फीस और ब्याज का भुगतान 1 माह में करने में असफल रहता है, तो जो भी उसकी निविदा राशि है, अनुज्ञप्ति राशि है, ठीक है, उसकी जब्ती कर ली जाएगी और उसकी अनुज्ञप्ति को, मतलब जो टेंडर उसको मिला हुआ है, उसको भी रद्द किया जा सकता है मंडी समिति द्वारा। ये धारा 19 ख में बताया गया है। फिर 19 ग की हम बात करें तो मंडी समिति द्वारा उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण। ठीक है, मंडी समिति द्वारा उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण, ये क्या था, मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम। तो 14 दिन, फिर 24% ब्याज के साथ 30 दिन, उस पे बाद भी नहीं आए तो फिर टेंडर का जो राशि है वो जब्त करते हुए टेंडर रद्द करने की कार्यवाही मंडी समिति कर सकती है। ठीक है, फिर देखिएगा धारा 19 ग मंडी समिति द्वारा उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण। ठीक है, तो उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण की हम बात करें तो कृषि उपज की दशा में मूल्यानुसार 2% से अधिक नहीं होगा। जो उपयोग शुल्क है, ठीक है, वो 2% से अधिक नहीं होगा, मतलब 100 रुपए का 2 रुपए से अधिक नहीं होगा। उपयोग शुल्क संग्रहित करने का अधिकार मंडी समिति के पास है। नाशवान कृषि उपज या पशुधन की दशा में मूल्यानुसार 1% से अधिक नहीं होगा। तो कृषि उपज में जो उपयोग शुल्क है वो 2% से अधिक नहीं होगा, और नाशवान कृषि उपज है या पशुधन है तो उसमें 1% से अधिक नहीं होगा क्या, उपयोग शुल्क। ये धारा 19 ग में बताया गया है। फिर धारा 20 की हम बात करें तो लेखे पेश करने हेतु आदेश की शक्ति, प्रवेश, निरीक्षण, अभिग्रहण की शक्तियां, ये मंडी समिति के ऊपर लागू होता है। धारा 20 जो है, इसका मतलब ये है कि मंडी समिति का सचिव या राज्य सरकार या बोर्ड का या मंडी बोर्ड का कोई भी अधिकारी या सेवक जिसको भी राज्य सरकार इस संबंध में आदेश दे या निर्देश दे, ठीक है, तो जिसको भी प्राधिकृत किया गया हो वो जो है लेखे वगैरह को देख सकता है, पढ़ सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, जो भी कार्यवाही की जा रही है उसका। ये व्यवस्था धारा 20 के द्वारा की गई है। धारा 21 में सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस निर्धारण रखा गया है। जैसे न्यूनतम 50 पैसे से अधिकतम 2 रुपए वाली बात मैंने बताई, कृषि उपज के उपयोग शुल्क में अधिकतम 2 रुपए, पशुधन वगैरह हो तो अधिकतम 1 रुपए, 100 रुपए के ऊपर या 1%, ये जो शुल्क वगैरह का निर्धारण किया गया है। तो धारा 21 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी फीस वगैरह की वसूली होगी या उसका निर्धारण किया जाएगा वो सर्वोत्तम विवेकानुसार किया जाएगा। मतलब कि इस प्रकार से किया जाएगा कि किसी भी व्यापारी को या कृषक को उसको अदा करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार न पड़े। तो इसलिए सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस का निर्धारण किया जाएगा, ये बताया गया है इसमें।
ठीक है। और जो भी मंडी फीस वगैरह का निर्धारण होगा उसका जो वो निर्धारण वगैरह जो है, मतलब उसका वेरिफिकेशन राज्य सरकार या मंडी बोर्ड या मंडी समिति का जो सचिव वगैरह है, मतलब जो भी शासकीय अधिकारी होंगे उसके द्वारा उसका निष्पादन होना आवश्यक है। धारा 22 की हम बात करें तो मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति। मंडी प्रांगण में कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करता है या मंडी प्रांगण में किसी भी प्रकार की वहां की जगह जमीन को काबिज करता है तो उस अतिक्रमण को हटाने की शक्ति मंडी समिति के पास है, मंडी धारा 22 के अंतर्गत। ठीक है, तो जो भी प्रक्रिया होगी उसके अधीन उससे अतिक्रमण को हटाया जाएगा और उस अतिक्रमण को हटाने में जिस भी राशि का खर्च होगा, जैसे मान लो किसी ने एक स्ट्रक्चर ही बना लिया तो उसको तोड़ने के लिए जेसीबी वगैरह बुलाए, तो जेसीबी लाने ले जाने का जो खर्च वगैरह है, जेसीबी का जो रेंट वगैरह है, तो उस अतिक्रमण को हटाने में जो भी राशि खर्च होगी उसकी वसूली जो है अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से की जाएगी धारा 61 के अधीन। ध्यान रखिएगा, अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से धारा 61 के अधीन उसकी वसूली की जाएगी। ठीक है। धारा 23 जो है गाड़ियों को रोकने की शक्ति किसी भी समय, जबकि ऐसे अधिकारी या सेवक या किसी शासकीय अधिकारी या सेवक जिसे बोर्ड या क्लस्टर द्वारा किसी मंडी निमित्त सशक्त किया गया हो, तो मंडी क्षेत्र में या किसी सदस्य द्वारा मंडी समिति के किसी भी ऐसे अधिकारी या सेवक जिसे मंडी समिति द्वारा संबंधित मंडी क्षेत्र में इस विषय हेतु सशक्त किया हो, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है गाड़ियों को रोकने की शक्ति प्राप्त है। मंडी में जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह आती है, जैसे कोई भी गाड़ी लोड होकर के आई या कृषि उपज वगैरह लेकर के आई, तो उसको रोकने की शक्ति जो है धारा 23 के अंतर्गत मंडी समिति के पास है। धारा 24 की हम बात करें, अच्छा, जो भी कार्यवाही होगी वो नियम अनुसार युक्ति युक्त अवसर प्रदान करते हुए किया जाएगा। गाड़ियों को रोकने वगैरह की जो कार्यवाही होगी ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें मोनोपली या फिर धर्राशाही ऐसा कुछ नहीं चलता है कि जैसा पाए वैसा करे, वैसा नहीं होता। जो भी होता है वो नियम के अनुसार होता है। धारा 24 उधार लेने की शक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उधार लेने की शक्ति। तो मंडी समिति जो है चाहे तो उधार ले सकती है, तो इसमें कोई भी अपेक्षित धन जो है संचालक की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा। जो भी मंडी समिति का संचालक होगा उसकी अनुमति से ये कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो किसी लोक वित्तीय संस्था से उधार लिया जा सकता है धारा 38 की उपधारा 2 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, तो धारा 38 के अंतर्गत सीधे सीधे तौर पर धारा 38 के अंतर्गत, धारा 38 की उपधारा के अंतर्गत किसी भी लोक वित्तीय संस्था से मंडी समिति उधार ले सकती है। यह अधिकार उसको धारा 24 में प्रदान किया गया है। धारा 25 की हम बात करें तो समुदाय करने की शक्ति। ठीक है, तो संविदा मतलब क्या हुआ, पूर्णकालिक न होकर के किसी भी प्रकार का अल्पकालिक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टाइप का जो एक्टिविटी है, तो इवन जैसे स्टाफ की कमी है तो संविदा में स्टाफ की भर्ती की जा सकती है। किसी प्रकार की और कहीं कुछ आवश्यकता होती है उसके लिए भी संविदा वगैरह जो है वो जारी कर सकती है। तो धारा 25 के अंतर्गत संविदा जारी करने की रीति, समुदाय करने की रीति ये बताया गया है। ठीक है, तो स्थावर संपत्ति के हित में क्रय विक्रय, पट्टा देने के लिए, बंधक या अन्य अंतरण के लिए या इसी पर किसी भी प्रकार की स्थावर संपत्ति के हित या अर्जन के लिए मंडी समिति कोई भी संविदा या करार जो है वो कर सकती है। ये अधिकार उसको धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सरल है, संविदाय करने की रीति धारा 25 के अंतर्गत। अब इसमें हम बात करें तो रकम या मूल्य वगैरह की बात करें तो देखिएगा इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है। एक मंडी समिति के सचिव के द्वारा किया गया करार या संविदा, तो ये जो होगा 1000 रुपये से अधिक का मंडी समिति का सचिव कर पाएगा। ठीक है, 1000 रुपये तक का जो भी करार है वो मंडी समिति का सचिव कर पाएगा, और 5000 रुपये तक का जो करार है वो मंडी समिति का अध्यक्ष और सचिव दोनों मिल करके संविदा जारी करके करेंगे। तो ये वाला तो ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, अध्यक्ष और सचिव द्वारा ही संविदाएं जो है वो की जाती हैं। किसी भी समिति का कार्य करने के लिए, कार्य के निष्पादन के लिए 2 व्यक्ति मूल रूप से जिम्मेदार होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत की हम बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच। ठीक है, तो अध्यक्ष और सचिव, सचिव शासकीय अधिकारी होता है और जो भी अध्यक्ष है वो जनप्रतिनिधि होता है, निर्वाचन के माध्यम से चुना गया होता है। ठीक, तो समुदाय करने का अधिकार मंडी समिति को है, ये ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय कृषि बाजार ये छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में उपलब्ध कराया गया है। तो इसके अंतर्गत 585 कृषि उपज, भारत के 585 कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 14 कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा को जोड़ा गया है और द्वितीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़ को जोड़ा गया है। तो छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का कार्य पूरा किया जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कौन कौन से कृषि उपज मंडी है, इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। 14 का अध्याय 4 क की हम बात करें तो इसमें बताया गया है बजट। अध्याय 4 क का विषय क्या है, तो बजट है मंडी का। तो इसमें ध्यान रखिएगा धारा 25 का, ये बाद में संशोधन से जुड़ा हुआ है। 4 का जो है बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो प्रबंध संचालक जो है मंडी समिति को ऐसे मानकों पर जैसे कि विहित किए जाएं, क ख ग घ घ प्रवर्ग में वर्गीकृत करेगा। मतलब क्या करेगा, प्रबंध संचालक जो है मंडी समितियों को अलग अलग वर्ग में पहले अलग अलग करेगा, बंटवारा मतलब वर्गीकृत करेगा। कौन कौन करेगा, प्रबंध संचालक करेगा। फिर मंडी समिति आगामी वर्ष के लिए आय तथा व्यय का अपना जो बजट है, जो भी मंडी समिति है वो आगामी वर्ष के लिए, बजट हमेशा आने वाले वर्ष के लिए होता है और बजट में होता क्या है, आय और व्यय का आंकड़ा होता है। तो आय और व्यय का आंकड़ा बनाते हुए अपना बजट जो है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के पूर्व तैयार करेगी और उसको मंडी समिति पारित करेगी खुद। ठीक है, कब, 1 अप्रैल के पूर्व, है ना भाई। तो 1 अप्रैल के पूर्व बजट तैयार करेगी और उसको पारित करेगी। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो फरवरी मार्च में ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। अब बजट को स्वयं पारित करेगी मंडी समिति और उसके बाद जो भी प्रबंध संचालक है उसका अनुमोदन उसमें प्राप्त होगा। ठीक, तो यहां पर हमारा अध्याय 4 और अध्याय 4 का दोनों समाप्त होता है। बहुत आसान है, बहुत लंबा क्लास नहीं है, बहुत लंबा लेक्चर नहीं है। आराम से एक बार देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। और अभी भी आज कल परसों मिला के 3 दिन का टाइम हमारे पास है, तो असंभव बिल्कुल नहीं है, कर लेंगे हम इसको। अध्याय 5 के ऊपर जो अगला क्लास लेक्चर है वो मैं आज शाम तक आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो अध्याय 5 और अध्याय 6 को कम से कम आज की डेट पे हम कवर कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बने रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। और मंडी सचिव का एग्जाम वगैरह होने के बाद आगे भी कुछ नए विषयों पर हमारी क्लासेस रहेंगी, तो इस उद्देश्य से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लें।